Hello everyone, this is the part 2 of PGT Psychology previous paper and we are discussing 2019 paper. इससे पहले वाले वीडियो में I have discussed 25 question of this 1 to 25. Okay, now in this video I will discuss from 26 to question number 50. Question 26 is who proposed general factor theory? तो इंटेलिजेंस की है जनरल फैक्टर थ्योरी या इसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं एंड इट वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन. उनके अकॉर्डिंग वी हैव टू फैक्टर्स, ठीक है, इंटेलिजेंस के. वन इज जनरल फैक्टर एंड अनदर इज स्पेसिफिक फैक्टर. ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग इंटेलिजेंस टेस्ट पे व्हाट स्पीयरमैन फाउंड कि अलग अलग इंटेलिजेंस टेस्ट पे जो भी पर्सन है वो अच्छा मतलब करता है, परफॉर्म करता है. जो एक इंटेलिजेंस टेस्ट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो दूसरों में भी कर रहा है. तो व्हाट ही फाउंड कि एक जनरल इंटेलिजेंस होती है जो सारे ही इंटेलिजेंस की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब में कॉमन होती हैं, और एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जो एक्टिविटी स्पेसिफिक होती है. ठीक है, तो एक पर्सन जो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो म्यूजिक में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ऑल्दो ये दोनों एकदम डिफरेंट एरियाज हैं, लेकिन व्हाट स्पीयरमैन फाउंड अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ठीक है, बिटवीन दीज टू. तो क्या हो रहा है कि उन्होंने ये कहा कि ये जनरल फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों के ही एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और एक स्पेसिफिक फैक्टर है जो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करवा रहा है, और दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर म्यूजिक के लिए. इसी तरह वी हैव वेरियस स्पेसिफिक फैक्टर, लेकिन जनरल फैक्टर हमारा एक होता है जो अंडरलाइंग सारे इंटेलिजेंस की एक्टिविटी में होता है. ठीक है. Question 27 is who distinguish between information process components and meta components? तो it was Sternberg. Sternberg की जो ट्रायर्किक थ्योरी है उसमें जो कंपोनेंशियल कंपोनेंट है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट. आप कहीं कहीं भी आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के रूप में भी आपको ये चीज दिखाई दे जाएगी कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है स्टर्नबर्ग की, उसके ये तीन पार्ट्स हैं. ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है. उसके बाद ये जो है आपके मेटा कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है जो प्लानिंग वगैरह से जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जितने भी मतलब हाई लेवल के जो फंक्शन होते हैं वो होता है. परफॉर्मेंस कंपोनेंट में जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं मेटा कंपोनेंट्स में प्लानिंग के दौरान उसको हम परफॉर्म करते हैं, डूइंग. ओके, डूइंग इज द कंपोनेंट है. तो परसीविंग और अप्लाइंग रिलेशनशिप ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के. ठीक है, एनकोडिंग कंपोनेंट्स, कॉम्बिनेशन, ये सब इसमें आ जाता है. नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट का मतलब है कि हम कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं और उसको यूज करते हैं. ठीक है, तो ये कंपोनेंशियल जिसको एनालिटिकल भी बोलते हैं उसके ये तीनों के तीनों पार्ट्स हैं. ओके. Question 28 is measurement of intelligence in population produces a bell shaped distribution. What is it called? ठीक है, तो ये नॉर्मल कर्व है. स्टैटिस्टिक्स में सबसे बेसिक, सबसे पहली चीज हम लोग नॉर्मल कर्व सीखते हैं. ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन पॉपुलेशन, अगर हम किसी भी पर्सन का मतलब पूरी एक पॉपुलेशन का इंटेलिजेंस मेजर करें तो वो एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर आएगा हमारे सामने. तो ये एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, जिसको नॉर्मल कर्व हम बोलते हैं. ओके, तो अगर हम देखें तो जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, अगर हम इंटेलिजेंस में देखें तो वो एवरेज इंटेलिजेंस है जो कि 68% लोग हैं. ठीक है, उसके बाद कुछ हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं या इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, वो नीचे फॉल करेंगे, और जो गिफ्टेड हैं, ठीक है, जिनका IQ मोर देन 120 है तो वो इधर इस एरिया में फॉल करेंगे. तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो एवरेज पॉपुलेशन है विच लाइज हियर इन दिस. तो 68% हम कह सकते हैं कि देयर आर एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ पीपल. Next is the sum total of ways in which an individual reacts to and interacts with other is known as. ये सिंपल जनरल क्वेश्चन है. ठीक है, तो पर्सनालिटी है वो जो एक तरह से हमारी जितनी भी चीज़ होती हैं, ट्रेट्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, जो सब कंबाइन होकर हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं. तो दिस इज अवर पर्सनालिटी. फैक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन डिपिक्ट्स. तो वैलिडिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि वैलिडिटी का मतलब होता है जब हम जो चीज मेजर करना चाह रहे हैं वो वही चीज मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब दैट इज वैलिड. ठीक है, तो अगर कोई भी फैक्ट है और हम उसका एक्यूरेसी पता लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम उसका ये देख रहे हैं कि हम उसको ऑब्जर्व करें कि वो फैक्ट है और वो सही भी है, तो यानी कि द फैक्ट इज वैलिड. ठीक है, वो जो चीज बोल रहा है वो चीज वो एक्चुअल में है भी. ठीक है, तो दिस इज वैलिडिटी. Question 31 is which test used a statistical procedure called factor analysis? तो factor analysis एक statistical technique है. कौन से टेस्ट में इसको यूज किया गया है? आंसर इज 16 personality factor questionnaire. It was of Cattell. तो उसको 16 PF भी बोलते हैं. इसके अलावा जो बिग 5 फैक्टर्स हैं हमारे OCEAN, जिसको हम ओशियन के नाम से जानते हैं. ठीक है, ओपननेस, कंसाइटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म. और इसके अलावा जो 3 फैक्टर्स हैं आइजिंग के, ये तीनों चीजें फैक्टर एनालिसिस यूज करती हैं.
Question 32 is the assertion that organisms are motivated to act because of need to re-establish balance illustrates. तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मोटिवेटेड है टू एक्ट, क्यों? अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने बैलेंस को री-एस्टैब्लिश करने के लिए. तो इन यस्टरडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि जो ड्राइव है वो जनरेट होती है बिकॉज ऑफ नीड तब अराइज होती है जब कोई चीज़ की कमी होती है. तो और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ड्राइव जो होती है वो बायोलॉजिकल होती है. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ड्राइव एनर्जाइजेस बिहेवियर, कोई हमारा जो बिहेवियर होता है वो बायोलॉजिकल ड्राइव उसको कर रही होती है, एनर्जी दे रही होती है. ओके. Question 33 is in psychoanalytic theory this disorder is described as resulting from an overly demanding superego. तो previous video में we have discussed what is superego. तो अगर आप सुपर ईगो हमेशा आप बिहेव करोगे अकॉर्डिंग टू योर सुपर ईगो तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो. वाई? क्योंकि सुपर ईगो हमें कंपेल करता है कि हम हर काम मॉरल करें, हर काम एथिकल करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल. तो अगर आपको ये लगेगा कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो एथिकल है, तो अल्टीमेटली यू विल लीड टू डिप्रेशन. Question 34 is in this type of disorder fears are principal sign. Fear सबसे मेजर चीज है इसमें, तो वो कौन सा है? दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर. पैरानोया डिसऑर्डर का मतलब होता है शक, ठीक है, बहुत ज्यादा ये डाउट करना दूसरों पे, ठीक है, और दूसरों को माफ ना कर पाना. इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो पैरानोया में होते हैं. डिप्रेशन में फियर का कोई जगह नहीं है. बाइपोलर डिसऑर्डर में भी फियर नहीं होता है, ठीक है. तो एंजाइटी डिसऑर्डर इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस फियर्स. क्वेश्चन 35 इज सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ. ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप बेसिकली जो भी हमारे प्राइमरी ग्रुप के अलावा बाहर के जो ग्रुप्स है. प्राइमरी ग्रुप हमारे जैसे फैमिली मेंबर्स, ठीक है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं जिनसे हम इंटीमेट हैं. सेकेंडरी ग्रुप जो इनसे बाहर है, ठीक है, वो बड़े बड़े होते हैं साइज में, उनसे हम जो भी मेंबर्स होते हैं उनसे हम लेस इंटीमेट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेट नहीं होते हैं उन लोगों से, ठीक है. हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है सेकेंडरी ग्रुप के साथ, और मेंबर्स इसलिए एक्सेप्ट करे जाते हैं ये देखकर कि यह इस ग्रुप में क्या दे सकता है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, तब सेकेंडरी ग्रुप में मेंबर्स एक्टिव लिए जाते हैं. तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी या कोई चर्च या इस तरह की जो भी सोशल जो भी हमारी चीज़ें होती हैं. तो ये जो पॉल लैंडिस थे, ही कॉल्ड दिस सेकेंडरी ग्रुप एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोल्ड वर्ल्ड. कोल्ड वर्ल्ड का मतलब इनडिफरेंट, उदासीन, ठीक है. तो यानी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस ग्रुप से, ठीक है, बहुत ज्यादा. वी आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस सेकेंडरी ग्रुप. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडिकेटेड बाय सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इफेक्ट इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन अबाउट अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के लिए, ठीक है, भले ही वो एक्सपेक्टेशन रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी अगर हम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो एक्सपेक्टेशन सही हो जाएगी. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर एक टीचर एक बहुत ही जो बैकवर्ड एकेडमिकली बैकवर्ड बच्चा है उससे वो बहुत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इस बार एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर उस बच्चे को ये बात पता है कि टीचर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है इट विल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. तो ये हो गया सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की किसी दूसरे की एक्सपेक्टेशन जब इस तरह से सामने आए कि वो एक्सपेक्टेशन सही हो जाए. तो दो तरह की होती हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. एक तो सेल्फ इम्पोज प्रोफेसी, जब हम खुद अपनी एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस होकर हमारे एक्शन उस तरह से हो जाते हैं. अगर हम खुद से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हम इस बार टॉप करेंगे, तो इट विल अल्टीमेटली लीड आवर सेल्फ टू गेट टॉप. और दूसरा होता है अदर इम्पोज प्रोफेसी. अगर कोई दूसरा हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होगा. तो इसमें प्लेसिबो इफेक्ट भी आ सकता है, पिग्मेलियन इफेक्ट भी आ सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं. तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा टेस्टर्स एक्सपेक्टेशन. ठीक है, अगर जो भी टेस्टर का मतलब जो टेस्ट ले रहा है, जो मतलब जिसने टेस्ट दिया है, और टेस्टी जो टेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो टेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन होगी दैट कुड हैव अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इफेक्ट ऑन टेस्टी. ठीक है. Question 37 is this method takes the help of psychology for evaluating applications. तो इट इज इंटरव्यू. ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है कि हम जो भी मतलब पैनल होता है वो एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठाते हैं वहाँ पे, ठीक है, टू इवेलुएट कि जो भी वो जवाब दे रहा है किस तरह से जवाब दे रहा है, ठीक है, उसका स्ट्रेस लेवल कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी कैसे करनी है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें. तो इंटरव्यू पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं विच एनालाइज द पर्सनैलिटी of the applicant. Okay.
क्वेश्चन 38 इज इन दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन द एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल एडमिनिस्टर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज। ठीक है, तो ये 360 डिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम एक फीडबैक मैकेनिज्म, एक फीडबैक मेथड एक तरह से है, जिसमें जो आपस के ही जो लोग होते हैं, ठीक है, अगर फीडबैक हमें देना है तो हमारे जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, हमारे कलीग्स होंगे, हमारे सुपरवाइजर होंगे, और हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन भी, तो ये एक होलिस्टिक फीडबैक हमें मिलता है, 360 डिग्री के एंगल में हमें फीडबैक मिलता है, इसलिए इसको 360 डिग्री फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सेम लेवल जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी, और ऊपर नीचे हर तरफ के जो लोग होते हैं वो सब फीडबैक देते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल एडमिनिस्टर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज। यस, ओके। Question 39 is stress illness relationship can be best understood with reference to the following। तो stress illness relationship का मतलब ये है कि स्ट्रेस की वजह से जो हमारे इलनेस होते हैं, ठीक है, अगर आप ये देखेंगे, थोड़ी रिसर्च पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि जो मेडिकल और फिजिकल, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है मेडिकल कॉजेस की वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स होना, इसका रिलेशनशिप वीक है थोड़ा इन कंपैरिजन टू स्ट्रेस और इलनेस का रिलेशनशिप। स्ट्रेस और इलनेस का रिलेशनशिप मतलब को रिलेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या आप इसमें देख रहे हो कि बेस्ट अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग, तो सारे ही वेरिएबल्स हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरनमेंट, किसी भी तरीके का, किसी भी वेरिएबल से, किसी भी सिचुएशन में अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो वो इलनेस को ले जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजिकल की वजह से ही हो या सोशल की वजह से हो, ये सारे वेरिएबल्स कैन प्ले अ रोल इन स्ट्रेस इलनेस रिलेशनशिप। Fragmentation in employee job in the industry causes the non-utilization of capacities. Which method is supported by the statement? द आंसर इज सेल्फ एक्चुअलाइज्ड मैन इन इंडस्ट्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको हम अलग अलग तरह से, यानी उसकी जो जॉब है उसको हम फ्रेगमेंट कर दे, फ्रेगमेंट मतलब अलग अलग टुकड़ों में दे, कुछ एक नेचर की जॉब का काम दे, कुछ दूसरी नेचर का, तो इससे क्या होगा कि द पर्सन विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज हिज फुल पोटेंशियल। ठीक है, वो अलग अलग तरह के काम करेगा, वो एक जो काम उसका परफेक्ट होगा, जिसमें वो परफेक्ट होगा, वो काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये जो मॉडल है इट इज सपोर्टेड बाय सेल्फ एक्चुअलाइज्ड मैन इन इंडस्ट्री। तो सेम वही जो कॉन्सेप्ट मैस्लो का है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अगर हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के टर्म्स में देखते हैं तो वो इस मतलब क्वेश्चन उस फॉर्म पे है। ओके, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिंपली मतलब यही होता है कि अपनी कैपेसिटी को फुली एक्सप्लोर करना, अपने पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर करना। तो अगर हम एम्प्लॉयज को अलग अलग नेचर का काम देंगे, सो दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर कैपेसिटी, दे आर नॉट एबल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। तो इससे क्या होगा, जो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ देयर कैपेसिटीज, ये चीज होगी। तो इसका आंसर सेल्फ एक्चुअलाइज मैन इन इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी। Question 41 is who framed the expectancy theory of motivation? तो expectancy theory of motivation was given by Vroom. Okay, तो ये expectancy theory simply ये बोलती है कि हम कोई भी काम इसलिए करते हैं क्योंकि we are expecting something, ठीक है, और जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ हमें मोटिवेट कर रही है। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी कोई चीज़ नहीं है या कुछ भी इस तरह का नहीं है, लाइक हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई, बिकॉज वी वांट टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, तो आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम आपके साथ जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यू आर मोटिवेटेड बाय दोज अपॉर्चुनिटीज, दैट इज वाई यू आर वर्किंग राइट नाउ टू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। तो आपको मोटिवेट क्या कर रहा है, बाद में फ्यूचर में जो आने वाली चीज़ें आपको वो मोटिवेट कर रही हैं। So this is what expectancy theory says. Question 42 is this test is an instrument that records changes in breathing, blood pressure and pulse. तो ये है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट को सिंपली अगर लैंग्वेज में हम लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट इसी तरीके से काम करता है कि क्योंकि अगर पर्सन ये झूठ बोलेगा तो ये अजम्पशन है इस पॉलीग्राफ टेस्ट का कि उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। तो जब ये सारी चीज़ें वो मशीन डिटेक्ट करती है तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन इस टेस्ट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं कि सिंपल नर्वसनेस की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और देयर आर वेरी ट्रेंड लायर्स जो अपने आप को अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं जब वो झूठ बोल रहे हैं। तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोल सकते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ये पता चल जाए कि वो झूठ बोल रहा है। ओके, तो दिस इज पॉलीग्राफ टेस्ट जो ये सारी चीज़ें मेजर करती हैं। वेयर डिप्लोमा कोर्स फॉर गाइडेंस इज रन, ठीक है, तो एनसीईआरटी है, ये एक गाइडेंस कोर्स में डिप्लोमा देती है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। व्हाट इज द एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन इन विच ही शी डिफर्स फ्रॉम अनदर। तो ट्रेट वो चीज़ है, ट्रेट सिंपल, अगर बहुत ही सिंपल चीज़ में बोलें तो मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो अलग हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, एंड दिस इज व्हाट मेकिंग मी डिफरेंट फ्रॉम यू। ठीक है, तो ट्रेट होता है जो एक दूसरे को, पर्सनालिटी को डिफर करता है। अगर थोड़ा सा आप डिटेल में जानना चाहते हो कि व्हाट इज ट्रेट, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ऑलपोर्ट की जो ट्रेट थ्योरी में मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पूरा, आप देख सकते हो इसको।
क्वेश्चन 45 इज विच टाइप ऑफ मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लेन। मेमोरी लेन का मतलब कि जो अतीत को याद करना। यस, तो जो भी मतलब आपकी मेमोरी में जितनी भी चीजें हैं वो, तो एपिसोडिक मेमोरी है जो हमारी लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं, लाइफ में हमारे जो भी एपिसोड्स रहे हैं सिंपली, तो वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी होती है। सेमांटिक लॉन्ग टर्म ये सब मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने वीडियोज में। Question 46 is which self concept is made up of perceptions involved in aspiration of person to be। तो ideal self concept, basic self concept, social self concept, these are the three kinds of self concept जिसके बारे में रॉजर्स ने बात करी थी, कार्ल रॉजर्स ने। तो बेसिक सेल्फ हमारा होता है व्हाट एक्चुअली वी आर इन रियल सेंस, ठीक है। सोशल सेल्फ में मतलब होता है कि लोग हमें किस तरह से देखते हैं। एंड रिमेंबर कि सोशल सेल्फ जो होता है वो सबसे पहले डेवलप होता है, इवन बेसिक सेल्फ बाद में डेवलप होता है। बेसिक सेल्फ तो तब डेवलप होगा जब हम खुद को जान जाएंगे, और एक बच्चे से जिस तरह से उसको अगर आप जैसा मतलब फीडबैक दोगे कि आप बहुत अच्छे बोलते हो, बहुत अच्छा हंसते हो, तो वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वो होता है सोशल सेल्फ। आइडियल सेल्फ का मतलब होता है कि हम एक्चुअल में जो बनना चाहते हैं, हम एक्चुअल में किस तरह का अपने आप को देखते हैं, तो वो हमारा आइडियल सेल्फ, हम वो बनना चाहते हैं, ठीक है। तो विच सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मेड अप ऑफ पर्सन परसेप्शन इन्वॉल्व इन एस्पिरेशंस ऑफ पर्सन टू बी। हमारी एस्पिरेशन कि हम क्या बनना चाहते हैं वो आइडियल सेल्फ होता है हमारा। फॉर कंडीशनिंग टू अकर द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इवेंट इज। तो कंडीशनिंग के लिए जो प्रॉपर ऑर्डर है वो कौन सा होगा? CS, then US, then UR. That is a conditioned stimulus, then unconditioned stimulus, and then unconditioned response. इस पैटर्न को फॉरवर्ड कंडीशनिंग भी बोलते हैं, यानी हम पहले CS दें फिर UCS दें तो उसको फॉरवर्ड कंडीशनिंग बोलेंगे। अगर हम पहले UCS दें और फिर CS दें तो उसको बैकवर्ड कंडीशनिंग बोलेंगे, विच इज द लीस्ट इफेक्टिव। इसका कोई असर नहीं होता है बैकवर्ड कंडीशनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सपेरिमेंट स्टडीज अबाउट द फ्लक्चुएशन ऑफ विजुअल अटेंशन। तो विजुअल अटेंशन की फ्लक्चुएशन को मेजर करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? द आंसर इज मेंशन डिस्क, ओके। तो फ्लक्चुएशन ऑफ विजुअल अटेंशन कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड मेजन डिस्क। इसका करेक्ट नाम मेजन है, हियर इट इज रिटन इनकरेक्ट, ओके। तो इसमें क्या होता है कि एक सर्कुलर टाइप की डिस्क होती है जिसमें 5 इंच सर्कल्स होते हैं, ठीक है। इसको मूव करवाया जाता है गोल गोल, ठीक है, और सब्जेक्ट से बोला जाता है कि आप किसी एक सर्कल के ऊपर, एक जो डॉट है उसके ऊपर फोकस करिए और बताइए कि वो कब मतलब डिसअपेयर हो रहा है और कब वो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो रेट ऑफ फ्लक्चुएशन था विजुअल अटेंशन का वो 8 to 10 सेकेंड्स था ऑन एन एवरेज, ठीक है। यानी इतने ही टाइम तक कि वो सर्कल पे फोकस कर पाएगा या अपना जो पॉइंट जो उसने चूज करा है इन 5 में से, ठीक है, और बाकी टाइम पे उसका मतलब फ्लक्चुएट हो रहा था, अटेंशन फिक्स नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइकोलॉजिस्ट propounded क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग? वेरी सिंपल, इट इज पावलोव। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्किनर इज शेप्ड एंड मेंटेन बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो स्किनर ने बिहेवियर के ऊपर सारा कुछ किया कि बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, जिस तरह से रिजल्ट होगा हमारा बिहेवियर उसी तरह से शेप होगा। Okay, so these were the today's question of this video. I will discuss further 25 question in the next video. Thanks for watching. Have a good day ahead.